नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जरूर पढ़ा। ठीक, मूवमेंट का एम क्या रहता है? मूवमेंट का एम रहता है कि देखो, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, मैंने अलग एक सेक्शन में लिखी हुई है हिंद स्वराज। 1909 में किताब लिखी थी उन्होंने। एमजी मतलब जहां पर भी आपको एमजी मिलेगा, नोट्स में भी जब मिलेगा तो शायद शॉर्ट फॉर्म्स लिख ही रहे हो। एमजी मीन्स महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज की किताब थी, इसमें उन्होंने लिखा कि जो ब्रिटिश राज भारत में आया वो सब इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से आया। इंडियन पीपल हैव कोऑपरेटेड सो मच टू द ब्रिटिशर्स कि वो आराम से यहाँ पे अपनी जड़ें जमा पाए। अगर इंडियन पीपल ने कोऑपरेट उनको नहीं किया होता तो कभी भी ब्रिटिश राज इंडिया में नहीं आता। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि बिकॉज ऑफ दी कोऑपरेशन, तो वो जो कोऑपरेट वर्ड है ना, वो जो कोऑपरेट वर्ड में गांधी जी को ये कंपेल किया कि अब वही कोऑपरेट को उल्टा करना है, यानी कि नॉन कोऑपरेशन करना है। तब नहीं किया था तो अब करेंगे। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि लॉन्च करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, खिलाफत इशू पे गांधी जी सोच रहे थे कि यूनिटी कर दें, बढ़ा दें खिलाफत इशू को, अपने कोऑपरेशन अपने मूवमेंट्स के साथ मर्ज कर दें। तो गांधी जी ने फाइनली क्या डिसाइड किया, एक सेशन हुआ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक सेशन हुआ था बच्चों कांग्रेस का, और कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था इन दिसंबर 1920, और फाइनली वहां पे ये डिसाइड किया गया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फाइनली लॉन्च कर देंगे। देन 21 में, क्योंकि दिसंबर लास्ट महीना चल रहा था 20 का, तो 21 जनवरी के 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया गया विद द खिलाफत मूवमेंट, और फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एग्जीक्यूट। गांधी जी का क्या एम क्या था, मतलब वो नॉन कॉपरेशन किस किस रिस्पेक्ट में चाहते थे? वो चाहते थे कि लोग अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दें। ठीक है, जो भी उनको ब्रिटिश राज से जो टाइटल्स मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बॉयकॉट ऑफ, क्या क्या बॉयकॉट करना है? सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश राज करवा रहा है उनसे, फिर आर्मी, पुलिस, सब ये ब्रिटिश की अंडरटेकिंग में आ गई थी ये सारी चीजें। तो क्योंकि अल्टीमेटली आप सर्विस किसको दे रहे थे? ब्रिटिशर्स को। तो आप जब देना बंद कर दोगे तो आपका नॉन कॉपरेशन हो जाएगा और खाली हो जाएंगे और अल्टीमेटली उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज को कोऑपरेट नहीं करना, आर्मी छोड़ दो, पुलिस छोड़ दो, कोर्ट्स, लॉयर्स कोर्ट्स जाना छोड़ दे, केसेस ही नहीं लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़ दीजिए, बच्चे स्कूल छोड़ दें, कॉलेजेस छोड़ दें, और सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉन फॉरेन गुड्स को जो है वो बॉयकॉट करना है, उनका बिजनेस यहाँ से उठाना है, उठा के फेंक देना है, तभी वो अपनी कंट्री में जाके अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो लोगों ने इनकी बात सुनी। स्टूडेंट्स ने अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने वहाँ पढ़ाना छोड़ दिया, सी टीचर्स रिजाइन, लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, दे गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लिकर शॉप्स यानी कि जो अल्कोहल की शॉप्स थी वो बंद कर दी गई, फॉरेन गुड्स को बॉनफायर में जलाया गया, आग में जला दिया गया कि अब हम फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे लोगों ने कहा कि हम फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बॉनफायर्स में जला देंगे। इम्पोर्ट वॉज डिक्लाइन। ठीक है, ये जितना भी बाहर से आ रहा था वो सब लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। अब आप मुझे एक बात ये सोच के बताएंगे इस पॉइंट के बाद कि इंडिया की क्या इकोनॉमिक हालत हुई होगी जब ये सब हुआ। इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गया, दैट इज 21 और 22 के बीच में आधा हो गया। अगर पहले 70% था तो अब केवल 35% इम्पोर्ट आ रहा है। ठीक, और जो वैल्यू थी वो ड्रॉप डाउन हो गई, दैट इज 120 करोड़ टू 57 करोड़। जाहिर सी बात है, पहले अगर ब्रिटिशर्स 120 करोड़ रुपए कमा रहे थे भारत से, तो आपको 57 करोड़ रुपीज कमा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। जल्दी सोचिए क्या हो सकता है।
अगर हम इम्पैक्ट की बात करें इंडियन इकोनॉमी पर, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इंडियन इकोनॉमी पर वो नेगेटिव पड़ा। नेगेटिव कैसे पड़ा? नेगेटिव इन द सेंस ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, नेगेटिव इंडिया के लिए नहीं पड़ा, नेगेटिव ब्रिटिशर्स के लिए पड़ा। इंडिया के लिए ये बून लाया मार्केट में, इकोनॉमी बढ़िया हो गई लोगों की। लोग जो थे वो जो उनका अपना जो लोकल मार्केटर्स थे, जो हमारे लोकल ट्रेडर्स थे जो, उनको फायदा होने लगा, ठीक है। अब सिंपल बना रही, दैट मीन्स उनका जो माल था वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लोग खरीदने लगे, क्योंकि बाहर का तो आना बंद हो गया था, तो बाहर का तो मिलना ही बंद हो गया था, तो लोग अब इंडिया का प्रोडक्ट खरीदते थे। तो जो इंडिया का लोकल मार्केट था, लोकल प्रोड्यूसर था, उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक सिचुएशन नहीं चल पाई। उसकी वजह ये थी, फेल हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। ये मैं आपको बता दूं फेल क्यों हुआ बच्चों। पता मूवमेंट फेल का रीजन ये था, गांधी जी ने कहा कि फॉरेन गुड्स को आग में जला दो, उसको इस्तेमाल मत करो। तो लोग क्या पहने? कपड़ा सबसे ज्यादा एक बड़ी चीज थी जो आ रहा था भारत से, तो लोग खादी पहनेंगे, क्योंकि भारत में खादी प्रोड्यूस हो रहा था। पर खादी इतना महंगा था कि उसको आम पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको केवल लग्जरियस पीपल अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो लोग मजबूर हो गए थे कि वही सस्ता वाला जो बाहर से आ रहा है वही पहने, क्योंकि खादी तो खरीद नहीं सकते। सिमिलरली जो स्कूल्स थे, जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़े थे, वो छोड़ के क्या करेंगे? घर पे बैठ के क्या करेंगे? पढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे ना पढ़ के, अपनी लाइफ में पढ़ना तो है ही उनको। तो उसके लिए जरूरी था कि भारतीय इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जाए, इंडियन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस बहुत स्लोली एस्टैब्लिश हो रहे थे, जल्दी जल्दी इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे थे कि बच्चों को एडमिशन मिल पाए। इसलिए वो भी क्या किया गया, वो भी बच्चों ने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए, टीचर्स ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, पीपल ने जो छोड़ा था कोर्ट वगैरह सबने वो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि थोड़े समय तक तो आप काम छोड़ के बैठ सकते हो और हड़ताल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये मूवमेंट अनसक्सेसफुल रहा। और भी इसका जो फ्रंट था, ये कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। अभी तो ये केवल सिटीज की बात हो रही है, धीरे धीरे पीजेंट्स को पता चला कंट्री साइड पे, और लोगों को पता चला, उनका क्या रिएक्शन रहा अब ये देखेंगे। ये आपको नहीं भूलना है कि ये वाला जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं, एम पूछ लेंगे या कभी कभी ऑब्जेक्टिव से आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव और एम एक ही बात है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और एम को याद रखेंगे, ये एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सब मैंने बता दिया है, इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट भी आपको बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या क्या है। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोग एनसीएम से वर्ड्स इसको कंफ्यूज ना हो, NCNM, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ कंट्री साइड में सब जगहों पर, दैट मीन्स। तो सबसे पहले हम अवध पीजेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम ट्राइबल पीजेंट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम प्लांटेशन वर्कर्स को डिस्कस करेंगे। तो अवध में जो पीजेंट्स थे उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। पहले जानते हैं कि क्या हो रहा था। जो तालुकदार्स और मर्चेंट्स थे ना, लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगा दिया था। बेचारे वैसे ही बहुत मुश्किल से अपना लोन वगैरह रीपे करवाते थे और डेट ट्रैप की सिचुएशन से बाहर आते थे, ऊपर से इतना भारी रेवेन्यू की दिया ही ना जाए, इकट्ठा हो जाता था बहुत ज्यादा। दूसरी चीज थी कि अगर आप रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप बेगार हो जाएंगे। बेगार, दिस इज BEGAR है, ये बेकार नहीं है, ये बेगार है। बेगार होता है बंधवा मजदूरी, जहां पे आप फ्री में स्लेव बन जाएंगे, किसी का काम करेंगे और उसका आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा अगर हम डिस्कस करें इसी टॉपिक को, तो और क्या हुआ अवध पीजेंट्स के साथ किया गया, और वो किया गया कि ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट होता था, मतलब बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था उनके साथ, मारा पीटा जाता था। तो ऐसे लैंडलॉर्ड्स बहुत गलत व्यवहार करते थे। मतलब अगर आपसे मैं खुल के बताऊं तो, जैसे कि बेगार आपने देख लिया, बेगार सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे भी बेगार कर रहे हैं। मतलब बच्चा भी होगा तो वो भी स्लेव ही रहेगा उनका।
पीढ़ियां तक बेकार करती थी। तो वो एक बहुत गुलामी की जिंदगी थी, और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के वजह से नहीं थी। इंडियन लैंडलॉर्ड्स, इंडियन पीजेंट्स वही सब गड़बड़ कर रहे थे, अपने ही लोगों के साथ धोखा दे रहे थे थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अब गांधी जी ने जब ये मूवमेंट छेड़ा है तो क्यों ना इस मूवमेंट का फायदा उठाया जाए। तो इसके लिए अवध पीजेंट्स ने, जिनके लीडर थे, ग्रुप बनाया, और इनके लीडर थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, इनकी अपनी बढ़िया सी कहानी है। बाबा नाम लगा हुआ है तो मतलब सन्यासी है, ये समझ लेना। ठीक है, एक सन्यासी थे, और ये फिजी, एक हमने डिस्कस किया था ना क्लास 9th में, आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी सिविक्स में, तो वहां पे आपने फिजी का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई फिजी में लोगों को जो वोटिंग राइट्स थे, इंडियन पीपल को जो वोटिंग राइट्स थे वो कम वैल्यूएबल थे एज कम्पेयर टू फिजियन वोटिंग राइट्स। तो उस वजह से ये फिजी में एक इंडेंजर्ड लेबर की तरह काम करके आ चुके हैं। इनको भी ले जाया गया था स्लेव बना के काम करने के लिए, और ये लौट कर आते थे। तो ये वो दर्द, वो पीड़ा बेगार की समझते थे, इसलिए लीडर बने थे। और इन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट निकाला। इन्होंने नॉन कॉपरेशन ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये अपने ही तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। और मूवमेंट क्या कह रहा था बच्चों? मूवमेंट कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, जैसे कि वहां पे क्या चाहिए था, वहां पे बॉयकॉट था फॉरेन गुड्स का, उनको बॉनफायर में जलाया जा रहा था, लिकर शॉप्स पिकेटेड हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा क्या? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि भाई हमारी रेवेन्यू कम करो, ये तो बहुत जरूरी था। दूसरा मांगा एबॉलिशन ऑफ बेगार, यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। फिर बोला कि बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ऐसे ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं जो अत्याचार करते हैं, वायलेंस करते हैं लेबर्स पर, उनका बॉयकॉट हो, उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब उनके यहाँ काम नहीं करेंगे, और वो किसी तरीके का उनका कोई भी काम नहीं करेगा उनके यहाँ, उनको बॉयकॉट कर दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने मांगा है। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, ये है कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, बहुत हाई थी, इसलिए रिडक्शन मांगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें बहुत ज्यादा मदद करी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी ने। इस मूवमेंट को बहुत बड़े पैनल पे लेके गए, अवध के कोने कोने तक लेकर गए। ठीक है, तो उस समय अवध तो प्रोविंसेस में आता था, एक प्रोविंसेस माना जाता था। तो प्रोविंसेस के अंदर बहुत सारे विलेज, सिटीज, टाउन्स हुआ करते थे। तो इन दोनों ने मिल के सारे पीजेंट्स के पास गए, उनसे अपनी सारी मांगे बताई कि देखो हम ऐसा ऐसा मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी ये मांगे हैं। तो वाइड सपोर्ट मिलेगा तभी ये सक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने सबको जाके सबको बता के कम से कम अपनी 300 ब्रांचेस बना लिए। आप पूछेंगे ब्रांचेस किस बात की? बच्चों, इन्होंने एक क्लब समझ लो आप अपनी भाषा में, या वैसे तो उन्होंने सभा बनाई थी, कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था ओध किसान कमेटी। ठीक है, ओध किसान सभा। तो ये ओध किसान सभा, इन्होंने इसकी 300 ब्रांचेस अलग अलग जगह बनाई, सारे पीजेंट्स को इकट्ठा किया और अपने मूवमेंट को बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे। इन पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत लंबे समय तक लड़ा है। और लास्ट में कंडीशन ये आ गई थी कि अगर इन्हें कोई भी अपना सही या गलत कोई भी अपना काम निकलवाना होता था ना, तो गांधी जी का नाम ले देते थे कि भाई हम गांधी जी के सपोर्टर हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर देंगे। तो इस तरीके से सही गलत हर जगह गांधी जी का नाम और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को धकेल रहे थे लोग। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पर पॉजिटिव ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से अवध में लड़ा गया, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोटे छोटे इंस्टांसेस जो पूछे जाते हैं या फिर जब चैप्टर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो हम भूलने लगते हैं। तो अवध का इंस्टांस इकट्ठा मत कीजिएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, पीजेंट्स से जोड़ लीजिए। ठीक है, अवध के पीजेंट्स थे और उनको तालुकदार और मर्चेंट्स के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया था। एक चीज और, शायद आज मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन आपको लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है, आईज भी थोड़ी सूज रही हैं, तो आज एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप मैं इतना लाउड बोल रही हूँ, बहुत पूरी जान लगा रही हूँ कि आप तक पहुंचे आवाज। फिर भी अगर इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन द लाइव सेशंस। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट दैट इज ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ेंगे बच्चों। वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने कैसे जाना, कैसे समझा और कैसे लॉन्च किया। एग्जाम्पल है ट्राइबल पीजेंट्स का स्टूडेंट्स वेयर एनसीएम वाज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से यहाँ हो नहीं पाया था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अलग विचारों के थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आता भी है, अलग से भी आता है और एनसीएम के साथ भी आता है। ठीक है,
तो ट्राइबल्स का आप लोग छोटे छोटे क्लासेस में जब थे, दैट मीन्स 8th 7th स्टैंडर्ड, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था वहाँ अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लाइफ, नोमैड्स, है ना, कि कैसे जीते हैं, कैसे उनकी सोच होती है, कैसे विचार होते हैं। तो वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात you people must have read कि they believe in magical powers of air, water, even soil, even in rocks, even in mountains। ठीक है, तो वो इस तरीके की एक मैजिकल पावर में बहुत विश्वास रखते हैं, जिसको आप शायद जादू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ आपको सुनने को मिलेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं गोदाम हिल्स की आंध्र प्रदेश। यहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पे छुप के वॉर करते हैं। ठीक है, आप सामने से वॉर नहीं करते, आप छुप जाते हो, और जब आपको मौका मिलता है आप पटाख से वॉर कर देते हो। इस तरीके के मूवमेंट्स को गुरिल्ला वॉर या गुरिल्ला मूवमेंट्स, ये टैक्टिक्स होती है, ये पहले वॉर में इस्तेमाल की जाती थी धोखा देने के लिए सामने वाले को। ठीक है, तो 1920s से यहाँ पे गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। किसके खिलाफ चल रहा था? कॉलोनियल मूवमेंट के खिलाफ चल रहा था इन फॉरेस्ट एरिया। देखो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ बिफोर वी रीड दीज एनसीईआरटी फिगर्स, एंड दैट इज कि एक टाइम था, क्लास 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्लास 10, जहाँ पे आपने कॉलोनियल रूल देखा था इन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को 3 पार्ट में ब्रिटिश राज ने डिवाइड कर दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट, कॉमन फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। तो जो बहुत सारा एरिया था, मेजर एरिया, उन्होंने रिजर्व में ले लिया, और वो बहुत बढ़िया एरिया था। वहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी के ट्रीज थे, वुड थे, मतलब वहां पे आना ही मना था बिल्कुल। ना आप आ सकते हैं, ना आप अपने कैटल को रियर करा सकते हैं, ना आप वहां पे आके कुछ अपना कलेक्ट कर सकते हैं फूड। ठीक है, तो हंटिंग वंटिंग सब बैन हो गया था, वो पूरा ब्रिटिश राज के अंदर आ गया था। और जो फॉरेस्ट के पीपल थे, जिनका वो प्रॉपर्टी था, उन्हीं को आने नहीं दिया था। इवन हद तो तब हो गई जब उन्होंने बेगार करवाना शुरू कर दिया ट्राइबल पीपल से रोड बनाने के लिए। तो ट्राइबल पीपल तो हमेशा से आजाद रहे हैं, वो कभी किसी राजा के उन्होंने राजा भी नहीं देखा क्या होता है, सीधा भगवान मानते हैं वो। ठीक है, भगवान ही उनके लिए, और वो अपने खुद के राजा होते हैं। तो जो राजा के रूल में नहीं रहा, वो ब्रिटिशर्स के रूल में कैसे रहेगा? और बहुत पावरफुल होते हैं, पावर्स वाले होते हैं, तो ये तो सीधा अटैक करना चाहते हैं। ऐसा ही यहाँ हो रहा था, क्योंकि कॉलोनियल रूल आ गया था इधर भी, गोदाम हिल्स में भी। तो लोगों को लगा कि उनके नेचुरल राइट्स उनसे ले लिए जा रहे हैं, दे वर टेकन अवे फ्रॉम देम। ठीक है, तो जब उनके नेचुरल राइट्स, जैसे कि क्या, यही कि उनको फॉरेस्ट में से खाने को नहीं लाने दिया जा रहा है, उनको फॉरेस्ट में रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको फॉरेस्ट में उनके कैटल्स रियर नहीं हो सकते हैं, वो फेड नहीं कर सकते, उनको फॉर्डर नहीं मिल रहा, और मतलब रिजर्व हो गया इस तरीके से, क्योंकि उनके लिए लैंड, एयर, वाटर सब नेचर्स गॉड का गिफ्ट है, और वो हमेशा फ्री अवेलेबल ही होना चाहिए। ठीक है, पर ये सारी चीजें बंद हो गई थी। अब उनको रिवोल्ट करना था, उनको गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने एक लीडर बनाए अपने सबसे पहले, और लीडर थे अलौरी सीताराम राजू। बहुत बढ़िया नाम है इनका, अलौरी सीताराम राजू, ये इनके लीडर थे। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो सीताराम अलौरी राजू के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। सीताराम अलौरी राजू बहुत जादुई शक्ति वाले थे, लोग इनको भगवान मानते थे। ठीक है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि ये मैजिकल पावर में बहुत विश्वास रखते थे, ये गोलियां खा सकते थे फिर भी जिंदा रहते थे, भीम थे कि आप इन पे वार करो और इन पे कोई असर नहीं होगा, शूट्स बुलेट्स खा के ये जिंदा रहते थे। तो लोग मानते थे कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, तो ये भगवान है। ठीक है, उसके अलावा और इनको क्या मैजिकल पावर थी, दूसरों की चोट को हील कर देते थे, दर्द को हील कर देते थे। ठीक है, और इस तरीके से ये मैजिकल पावर्स करते थे लोगों के ऊपर। ठीक, तो एस्ट्रोलॉजिकल पावर थी। हाँ, ये मैं भूल गई थी भाई, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कर पाते थे ये, बहुत सही मतलब भविष्यवाणी बता देते थे लोगों की, बिल्कुल सही बताते थे। और तो इन पावर्स की वजह से एस्ट्रोलॉजिकल पावर, हील करते थे पीपल को, सर्वाइव ऑन बुलेट शॉट्स, लोग इनको अज्यूम करते थे, मतलब मानते थे कि ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है। लेकिन ये भगवान का इनकारनेशन भी गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड था, गांधी जी इनको भी बहुत पसंद थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लोगों से कहा, अपने लोगों से, अपने टीम से, ट्राइबल पीपल से, कि आप सब गांधी जी की बात मानो, खादी पहनो, जैसे कि गांधी जी कह रहे थे ना उनका प्रश्न मूवमेंट में। फिर इन्होंने कहा भाई लोगों से कि खादी पहनो और गिव अप ड्रिंकिंग, क्योंकि ट्राइबल पीपल भी नशा करते हैं।
तो किसी भी तरीके का नशा छोड़ो, ड्रिंकिंग छोड़ो, जैसे लिकर शॉप्स गांधी जी ने कहा था वर पिक्ड इट अप, तो लिकर शॉप्स छोड़ो, ठीक है, ड्रिंकिंग छोड़ दो। लेकिन एक बात ये थी जो ये नहीं मान रहे थे गांधी जी के, एंड दैट वाज वॉयलेंस नहीं करना है, ये बात नहीं मान रहे थे, बट असर्टेड वॉयलेंस। पर इन्होंने कहा कि वॉयलेंस होगा, इन्होंने कहा कि हम तभी जीतेंगे, ब्रिटिश तभी जाएंगे हमारी जगह से जब हम हिंसा करेंगे, वो नॉन वायलेंस से नहीं जाने वाले। तो ये मारे नहीं और इन्होंने अटैक करते रहे, ये इन्होंने पुलिस स्टेशन अटैक किए, अपनी पूरे पीपल रिवोल्ट किया, लोगों ने मिलकर, ट्राइबल पीपल ने सीतारामन लॉरी की लीडरशिप के अंदर इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करवाया, ऑफिसर्स को किल करवाया, बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए ब्रिटिश के, ठीक है। तो लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, ये मूवमेंट बहुत लंबा नहीं चल पाया, बहुत जल्दी, क्योंकि पावर किसके पास ज्यादा थी, ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा थी। तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया सीताराम राजू को, उनको मार दिया, एग्जीक्यूट हो गए वो, ये याद रखेंगे 1924 में। तो मतलब 20 से चल रहा था 24, 4 साल में ये जो थे ध्वस्त हो गए, बिल्कुल इनकी सारी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन ट्राइबल पीपल इनको अपना हीरो मानते हैं अभी, तब भी मरने के बाद भी ये बहुत लोगों के हीरो रहे और इंस्पिरेशन रहे। और ट्राइबल पीपल वॉयलेंस नहीं बिलीव किया और वॉयलेंस से ही इन्होंने आजादी पाई थी। नॉन वॉयलेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरीके की चीजों में इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन अंदर से इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये टॉपिक पढ़ने में, सीताराम मलहरी का किस्सा पढ़ने में। एक बात जो मैं आपको याद दिला दूं, इसके बाद अभी हम प्लांटेशन का किस्सा भी डिस्कस करेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स में एनसीएम का क्या इफेक्ट रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। उससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा बच्चों। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, दे वर बर्न इनटू बॉनफायर्स, फॉरेन गुड्स, लिकर शॉप्स वर पिक्ड इट अप, ऑल्सो बॉयकॉट ऑफ लॉयर्स from courts and students from schools and colleges and government officers from their particular designations, titles were surrendered। तो ये सारी चीजें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको रिहर्स करते रहेंगे रोज रोज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड और अपना लास्ट किस्सा देखेंगे एनसीएम का, दैट इज ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। हमारा स्टूडेंट्स प्लांटेशन वर्कर्स, ओके। तो देखो प्लांटेशन को याद रखने का एक आसान तरीका है कि प्लांटेशन का नाम लेते ही सबसे पहले कौन सा क्रॉप दिमाग में आता है, टी। अब टी कहाँ उगाई जाती है सबसे ज्यादा, आसाम में। तो बहुत इजीली याद रह जाएगा कि यहाँ पे हम किस प्लांटेशन वर्कर की बात कर रहे हैं, आसाम के प्लांटेशन वर्कर की बात कर रहे हैं। ये बच्चों आपको पता होगा कि टी, चाय पीने का जो ये कल्चर है, ये भारतीय नहीं है, ये हमें ब्रिटिशर्स देकर गए। वही चाय के शौकीन थे, वही चाय पीते थे, ब्लैक टी, ब्राउन टी, ग्रीन टी और फरफला टी, ठीक है। ये हम लोग तो सिर्फ दूध जानते थे और दूध ही पीते थे। अब हुआ क्या, पहले मैं आपको ऐसे ही स्टोरी बता देती हूँ कि क्या हुआ। भाई उनको पीनी थी चाय, तो उनको चाय उगवानी थी, बढ़िया क्वालिटी की इंडिया चाय उगाता है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पढ़ लोगे ज्योग्राफी में इसी साल कि भाई टी और कॉफी का भारत बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर है और बहुत बड़ा एक मेजर एक्सपोर्टर भी है। तो इनको बढ़िया क्वालिटी की टी पीनी थी। अब कौन उगाएगा इनके लिए टी? तो इन्होंने अलग अलग गांव से लोगों को जबरदस्ती उठा लिया कि चलो हमारे साथ चल के टी ग्रो करो, ठीक है। इतना ही काफी नहीं था। एक होता है कि आप उठा के किसी को लेके काम दे रहे हो, लो काम कर लो, जब तक काम कर रहा है बढ़िया बात है, अपने घर से भी कनेक्शन है, काम भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, घर पे भी भेज रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जबरदस्ती उठाया, कोई पे, कोई सैलरी नहीं दी इनको काम करने की, फ्री में काम करवा रहे थे। और दूसरी बात, एक एक्ट थी, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में एक्ट पास हुई थी, जिसमें अंदर ही अंदर एक ही कंट्री के लोगों को माइग्रेट कर दिया जाता था। और सबसे खराब बात ये थी कि अगर एक बार आपको उठा के कहीं माइग्रेट कर दिया तो आप अपने घर से वो कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ दोगे। आप अपने घर नहीं जा सकते, आप वो जगह नहीं छोड़ सकते जहां पे आप काम कर रहे हो, हमेशा 24 घंटे वहीं रहना है, मतलब बांध दिया जाता है, एकदम घुटन वाली जिंदगी। तो आप इमेजिन कर आपको कोई घर से उठाए और उठा के कहीं और लेके चला जाए और फिर वहां से आपको कोई आने ही ना दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी थी। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि जब उठा के ले गए तो लोगों की जिंदगी बहुत खराब हो गई थी, वो अपने गाँव को, अपने घर को बहुत याद करते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। तो जैसे उन्होंने सुना ना गांधी जी आ रहे हैं, उनको एक बड़ी उम्मीद जग गई। उनको लगा कि अच्छा अब तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अब तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया है,
तो गांधी जी हमें हमारे गांव में एक जमीन दिला देंगे और हम वहां पे काम कर लेंगे, हमें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के उन्होंने सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए और तोड़ के सब कुछ भाग गए, ठीक है, अपने अपने घर। पर बेचारे पकड़े गए, ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया रास्ते में, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं कहीं जहां से वो जा रहे थे, और उनको पकड़ के इतना मारा कि दोबारा वो कभी भी ऐसा ना करने की सोच पाए। तो ये बहुत बुरा हादसा उनके साथ हुआ, पर उन्होंने कोऑपरेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और अभी जब मैं आपको बता रही थी प्लांटेशन ट्राइबल पीपल का एक किस्सा बता रही थी, तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि भाई ट्राइबल पीपल ने एक नारा भी बनाया था, एक स्लोगन बनाया था अपना, और इस स्लोगन का नाम था स्वतंत्र भारत। ओके, तो स्वतंत्र भारत उनका स्लोगन था, और स्वतंत्र भारत के तहत वो क्या कर रहे थे, वो अपना आजादी का मोर्चा लगा रहे थे कि उन्हें ब्रिटिश नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्र चाहिए, सब कुछ मतलब फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। अब देखते हैं यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज पे। तो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, डिस्कस्ड, उनके लिए फ्रीडम क्या था, राइट टू मूव फ्रॉम कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब जहां वो बने थे वहां से उनको आने जाने की सहूलियत हो, रिटेन अ लिंक टू विलेज, अपने घर से अपना रिश्ता बनाए रख पाए। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये वो एक्ट थी जो मैंने आपको बताया, उस एक्ट के तहत दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, वो गार्डन नहीं छोड़ सकते, तो उनको वहीं जीना था, वहीं मरना था। पर जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया अंडर एनसीएम, वर्कर्स डिफाई अथॉरिटीज, उन्होंने सारी बंदिशें तोड़ दी, घर भाग गए, फ्ली होम, इस विश्वास पे, इस बिलीफ पे कि गांधी राज विल प्रोवाइड लैंड इन देयर ओन विलेजेस। क्लियर, वेरी सिंपल। पर उनको पकड़ लिया गया, दे वाज कॉट एंड बीटन अप ब्रूटली, और बुरी तरीके से उनको मारा गया। तो इस किस्से से हमें ये भी पता चलता है कि सब लोगों ने एनसीएम को अपनी इमोशनल कंसर्न से देखा। सबके लिए एनसीएम अलग था, किसी के लिए था कि हमें फॉरेस्ट मिल जाए, किसी के लिए था हमें घर जाने को मिल जाए, किसी के लिए था कि हमारी रेवेन्यू कम हो जाए। तो सबके अपने अलग अलग एस्पेक्ट से अपनी अलग अलग चीजें थी। ये आपकी यहाँ पे अब फाइनली आज एनसीएम खत्म होता है, और साथ में मैं अटैच कर रही हूँ छोटी सी मूवी, ताकि आप ये देख के उन लोगों का दुख दर्द समझ पाए, उन लोगों की परेशानी से कनेक्ट हो पाए। जब आप कोई मूवी देखते हो तो इमोशनली जुड़ जाते हो ना उससे, इसलिए सिर्फ शब्दों में नहीं उलझा रही हूँ मैं, आपको मूवी भी दिखाऊंगी, और तब आप देखो और फिर से सुनो लेक्चर्स, और फैक्ट्स फिगर्स को एनसीईआरटी के लैंग्वेज को दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि आसानी से फीड हो जाएगी, ठीक है, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप उसको आंसर कर पाए। और ये याद रखिएगा, एनसीएम में 3 किस्से पढ़े हैं आपने, ट्राइबल पीपल सीताराम अलौरी का, बाबा रामचंद्र का बड़ा ओध किसान सभा पढ़ी आपने अवध की, और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, दैट इज आसाम प्लांटेशन वर्कर्स अंडर एनसीएम, गांधी राज, ठीक है। एक और गोदाम हिल्स का नाम आता है आंध्र प्रदेश में, तो वो आपके ट्राइबल पीपल ही हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों इंडिविजुअली भी आते हैं, एनसीएम के साथ भी आते हैं। एनसीएम के 3 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, दैट इज फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, और क्या करना है, सोचो, लिकर शॉप्स को पिकेट करना है, और जहां जहां पे भी आप गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंबलाइज में काम करते हो, अगर टाइटल्स हैं तो सरेंडर कर दो, लॉयर हो तो कोर्ट छोड़ दो, स्टूडेंट हो तो स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, ठीक है, अपने प्रैक्टिसेस छोड़ दो, गवर्नमेंट सारे सिंबल्स छोड़ दो, इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके एनसीएम के ऑब्जेक्टिव्स थे जो गांधी जी ने सेट किए थे, पर टूटे भी, कुछ लोग पूरे कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्या क्या वजह थी आपको पता है, अब सब पता चल गया, पूरा एनसीएम पता चल गया है। कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो तो, और साथ में जो मूवी अटैच कर रही हूँ वो भी देखो, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। The non-cooperation movement was conceptualized as a non-violent resistance of the British rule. However, as the movement spread across the country, it developed a violent streak. The peasants in Awadh and the tribals in Andhra Pradesh had interpreted the concept of Swaraj in their own way. Let's now find out how the plantation workers in Assam understood the meaning of Swaraj. These workers worked under very strict rules and regulations. The Inland Immigration Act of 1859 forbade the plantation workers to leave the tea gardens without permission.
In fact, they were seldom allowed to go back to their homes. Naturally, for the homesick workers, the non-cooperation movement implied the time to break the rigid confinement of the plantations. Inspired by the non-cooperation movement, thousands of workers disobeyed the British authorities and left the plantations to go back to their homes. They were also under the impression that in Gandhi Raj, all of them would be granted land in their respective villages. However, the journey of the workers was disrupted due to railway and steamer strikes. Eventually, the police got them and beat them mercilessly. The Congress had never expected the non-cooperation movement to develop in this violent manner. The plantation workers had ascribed their own meaning to Swaraj, different from that of the Congress. They felt that Swaraj marked an era where their sufferings would end. Interestingly, while supporting the non-cooperation movement and invoking the ideas of Gandhiji, the plantation workers unknowingly became a part of the larger freedom struggle.